Top 7 business groups of India. Tata and Reliance largely they started as trading companies. They have access through banks, through financial institutions domestically. They can raise through overseas markets also. कोई और important points जो आपने देखे हो while you were creating the fund? Business group which is Adani, which is doing a lot of work on the infrastructure, energy. इसमें अगर अभी करंटली लेटेस्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से हम देखेंगे तो 96% लार्ज कैप एलोकेशन आ है. ऑल दीज बिजनेसेस आर मूविंग टुवर्ड्स EVs. बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड अपने आप ही ये टॉप 7 ग्रुप्स लेता रहेगा. एंड टुडे इफ आई वांट टू क्रिएट वेल्थ, दीज कंपनीज would be around for the next 20 years. I want to stay invested. That's my wealth creation. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल. आज हमारे साथ जुड़े हैं शैली मैम जो इंडिया के टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स के बारे में हमारे साथ डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ टाटा ने एक म्यूचुअल फंड भी इसके अराउंड लॉन्च किया है. सो हम लोग इसके अराउंड भी एक डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली वो म्यूचुअल फंड में क्या है, एग्जैक्टली उस इंडेक्स में क्या है, और एग्जैक्टली वो 7 बिजनेस ग्रुप्स परफॉर्म कैसे करते हैं और कौन से बिजनेस ग्रुप्स इस फंड में इंक्लूड किए गए हैं. सो मैम, टू बिगिन विथ यस, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स कौन से हैं? सो ये जो हमने इंडेक्स में इंक्लूड किए हैं बिजनेस ग्रुप्स, दिस इज बेसिस फ्री फ्लोट मार्केट कैप. ओके. और हमने इनमें से फिनेंशियल सर्विसेज को एक्सक्लूड किया है. तो ये आपको एक यूनिक प्रपोजिशन इसमें मिलेगा बिकॉज जब फिनेंशियल सर्विसेज हम ऐड करते हैं तो काफ़ी सारा वेट उसमें चला जाता है. एंड दूसरे जो सेक्टर्स है जहाँ ये ग्रुप्स बिजनेस ग्रुप्स काफ़ी काम कर रहे हैं वो सारे उनको जस्टिफिकेशन एज एन उनका एक्सपोजर नहीं आ पाता है. सो हमने फिनेंशियल सर्विसेज को एक्सक्लूड करके और लिस्टेड कंपनीज जितनी भी हैं सारी ग्रुप्स की एंड सारे ग्रुप्स वी ब्रॉट इट टुगेदर. और एट अ ग्रुप लेवल जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो 7 ग्रुप्स का सबसे ज़्यादा है उन टॉप 7 ग्रुप्स को हमने चुना है. एंड टॉप 7 क्यों? बिकॉज उसके नीचे डाइवर्सिफिकेशन बहुत है भी नहीं. ये जो टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स विद इन देमसेल्व्स. वो अपने आप में ही एक खुद एक इकोसिस्टम है और अपने आप में ही बहुत डाइवर्सिफाइड है अमंगस्ट मल्टीपल सेक्टर्स. और एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे ये ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है या फिर समझना है तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच? मैं कैसे पढ़ूँ? एक्चुअली रिपोर्ट्स जो हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स या रिसर्च रिपोर्ट्स एट अ ग्रुप लेवल नहीं हैं. करेक्ट. So, even while we were making a presentation for our fund and we were preparing for this product launch, we realized that group level reports नहीं हैं. Maybe for Reliance you would get because अभी उनके under Infocom और जो retail है it's all housed under RIL only. But otherwise आपको नहीं मिलेंगी. So, in fact, I would suggest on that note that हमारा जो PPT and 1-pager and 2-pagers हैं, that would give a very good texture about the groups, right? What the businesses they are into and what opportunities they are harnessing. Correct. और when we made that fund तो we must have had an methodology कि फंड में हम ये ग्रुप्स इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें हम XYZ परसेंटेज देंगे पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को, एंड लाइकवाइज उन्हीं बिजनेस ग्रुप में हम उनकी कंपनीज को एक XYZ परसेंटेज देंगे. तो वो कैसे था मैम? वॉक अस थ्रू दैट. यस, वेरी वैलिड क्वेश्चन. एक्चुअली इस इंडेक्स की मेथोलॉजी फर्स्ट आप समझना ज़रूरी है टू अप्रिशिएट द कॉन्वर्सेशन. सो जैसा मैंने कहा कि हमने एट अ ग्रुप लेवल फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखा और टॉप 7 ग्रुप्स चूज़ किए आफ्टर एक्सक्लूडिंग फिनेंशियल सर्विसेज को निकाल के. एंड देन हर एक ग्रुप पे ग्रुप लेवल पे 23% का कैप है. बिकॉज ओरिजिनल मार्केट कैप बेसिस पे हो सकता है जो 1 और 2 टॉप ग्रुप्स हैं वो 25 से ज़्यादा ही आएंगे. एक्चुअली वन ऑफ द ग्रुप्स वाज 30. तो बट रेगुलेशन वाइज कोई भी ग्रुप एट अ पोर्टफोलियो लेवल कोई भी कंपनी कोई भी ग्रुप मोर देन 25% अपनी सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. तो हमारी तरह और भी किसी ग्रुप को ये आपत्ति हो सकती थी. सो वी टुक केयर ऑफ दैट रेगुलेशन और फिर हमने एक ग्रुप लेवल पे 23% कैप लगाया है. 2% बफर रखा है बिटवीन 23 एंड 25. सो ये हो गया ग्रुप डिस्कशन एट अ ग्रुप लेवल डिस्कशन. अब इसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं
हमने पहले कोई फ़िल्टर नहीं लगाया था, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आ रहे थे और बहुत छोटे-छोटे एलोकेशंस, बहुत लंबी टेल आ रही थी। लंबी एज़ इन जो टेल थी उसमें बहुत छोटे-छोटे एलोकेशंस आ रहे थे, तो टेल बन गई एक्चुअली। देन वी सेड वी विल टेक टॉप 30 स्टॉक्स, और टॉप 30 स्टॉक्स ऐसे लिए हैं कि हर एक ग्रुप के अंडर में जो एक स्टॉक है, सबसे उनका बड़ा स्टॉक है, वो एज़ इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो आपके 7 स्टॉक्स 7 प्लेसेस प्लग इन हो गए, एंड देन द रिमेनिंग 23 प्लेसेस जो हैं उसके लिए आप अगेन सारे लिस्टेड कंपनीज जो इस ग्रुप्स के हैं उनको एक साथ लाते हो और फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप 23 ले आते हो। सो दिस ग्रुप लेवल कैप एंड टॉप 30 अगर आप देखेंगे तो इसके ज़रिए हम 12 सेक्टर्स में एक्सपोजर ले पा रहे हैं, एंड कुछ 19 बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं एज ऑफ नाउ। दिस कुड मूव टू 12 to 13 सेक्टर्स, 19 could move to 20, 21. If you have newer groups entering, you could have more. One more thing I wanted to highlight on this index methodology, which will make this discussion complete, is जब आप exclusion inclusion की बात करते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में ये रिव्यू होगा, तो कोई नया ग्रुप अगर 4th पोजीशन पे बाय मार्केट कैप स्टैंडिंग चला जाता है तो वो मैंडेटरीली ही इंक्लूड होगा। ओके। बट अगर वो 5th to 7th की पोजीशन पे इंक्लूड होता है और एक एग्जिस्टिंग ग्रुप फॉल्स टू 8th, तो 8th तक हम वो बेनिफिट है उस ग्रुप को, तो पोर्टफोलियो वुड नॉट चेंज। सो मैंडेटरी इंक्लूजन इज इफ द न्यू ग्रुप गोज टू 4, अगर वो 4th पोजीशन तक जाता है, और मैंडेटरी एक्सक्लूजन है कि अगर एग्जिस्टिंग ग्रुप 8th के नीचे जाता है। Correct. तो इससे हमारा जो एक बफरिंग हम दूसरे इंडाइसेस में भी हमने सुना ही होगा, पढ़ा है मोमेंटम में, अल्फा में, तो इससे हम चर्न ऑफ द पोर्टफोलियो को भी काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और मैम स्टॉक्स का रीबैलेंसिंग क्या फ्रीक्वेंसी पे और कब और कैसे होता है? सो स्टॉक्स पे स्टॉक लेवल इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट जैसा आपका ये जो ग्रुप कैप है, अगर ओरिजिनली किसी का 30% आ रहा है और उसके हिसाब से अगर 23% ग्रुप कैपिंग के हिसाब से, मान लीजिए एक स्टॉक का ओरिजिनल 10% आ रहा था और वो 7 आना चाहिए, तो वो एवरी रिव्यू में ये वाला जो रेशियो है 30 to 23, 29 to 23, 31 to 23 ये होता रहेगा। तो उस हिसाब से उसके जो स्टॉक्स हैं वो भी उसी रेशियो में क्रंच हो जाएंगे। और मैम जब आप ये 7 बिजनेस ग्रुप्स स्टडी कर रहे थे, तो कुछ ऐसे बिजनेस थे जो सभी बिजनेस ग्रुप्स में कॉमन थे कि हाँ ये ग्रुप भी ये वाला बिजनेस आज कर रहा है, सेकेंड वाला बिजनेस ग्रुप भी ये पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली कैनवस है इन बिज़नेस ग्रुप्स का। तो ये सारे बिज़नेस ग्रुप्स जो शुरू के जैसे टाटा, रिलायंस जो हम पढ़ रहे थे, उनमें ये आया कि दे started being traders, even Adani Group also. Tata and Reliance largely they started as trading companies. Slowly they entered into textile, then steel, then power, then auto, then IT towards the late 1950s, 50s, 60s, and those were the existing businesses. Ab all these businesses are moving towards EVs, which is electric vehicles. जैसे तो अगर हम टाटा की जर्नी की बात करें तो they started in 1868, then they entered into textiles by 1888, and then they moved to power, then they moved to auto, then before that it was steel, and if we talk about Reliance, it was in the 1980s that they started energy. Right. In 1950s, 60s they started as a trading company, energy. Then early 2000s they went into retail, and now these groups are venturing out. So Tata Power is doing a lot of work on energy generation, of course, but it's also going towards renewable energy, generation of renewable energy using solar, wind, hydro. And Tata Motors doing a partnership with Tata Power for charging infrastructure. So Tata Motors is already manufacturing vehicles and now entering into manufacturing of EVs, but it's also getting into charging infrastructure. On the renewable side, you have Tata Power doing a lot of work on the traditional energy generation, but it's also moving towards generation of renewable energy and transmission infrastructure
and the distribution of the renewable energy piece, alongside doing work on the grid management and energy storage. So these two large pieces, you'll also find Reliance doing work Correct. on the energy side. With Reliance, one more piece comes in is the telecom piece, which is Geo Infocom, and the digital home services also get housed under this. Both Tata and Reliance are also into e-commerce and retail. They are Correct. expanding, doing hybrid model, and they also have their digital platforms under digital services. For example, Tata has Tata New, Tata Pay, Tata Click, Tata Health. Reliance has JioMart. So that's another area which where you find common AI and ML. Tata has TCS, and it is utilizing the AI and ML. It's a separate unit in itself, and even Reliance is utilizing AI and ML to do predictive maintenance, to do quality control, to check on the bandwidth and speed and network congestion, and optimize the energy transmission. Even Tata is utilizing that for multiple other uses, and also to AI powered assistance to customers. So that's also being used. So these are the common businesses. You have one standout, business group, which is Adani, which is doing a lot of work on the infrastructure, energy, utilities side, expansion of ports, airports, and making them optimize the usage of that, bringing down the TATs. So you have the groups there. And then you have Mahindra, L&T. L&T also is doing a lot of work on the infrastructure side, EPC, which is engineering, procurement, and also operations and maintenance, and construction and operations and maintenance of those. So that's something common with Adani. Mahindra is a lot into cement, which is feeding into the construction piece. So like that, and all of them, I forgot to mention, all of them have their IT cells. So Mahindra has Tech Mahindra, L&T has L&T Mindtree. So they have their tech pieces themselves. करेक्ट. एंड मैम, जब कोई भी बिजनेस ग्रुप नया बिजनेस में वेंचर करने की कोशिश करता है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स दे कीप इन माइंड कि हाँ, दिस पर्टिकुलर सेक्टर माइट हैव गुड ग्रोथ एंड दैट इज़ व्हाई आई शुड वेंचर इनटू इट? तो ग्लोबल ट्रेंड्स ज़रूर देखते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेयर दे शुड स्केल अप, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ये सारी बिजनेस ग्रुप्स अपनी माइट के ज़रिए कर पाती हैं. उनके पास जो एक इकोसिस्टम है, इंफ्रा है, या जो फाउंडेशन है, वो तो स्ट्रॉन्ग है ही इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट पूल, joint ventures. They have their reach and the thought to do joint ventures, to do acquisitions. All these groups, you would have heard of acquisitions globally as well as within India. Doing a great sync with government agencies also, like Adani Group did with Mundra Port, or a lot of acquisitions which have happened by Reliance themselves, Jamnagar Refinery, Indian Petrochemicals Limited, and the global acquisitions which Tata did earlier, in the globalization phase, which was Chorus Steel, Tetley, Jaguar, JLR. So, that is all set. So, as I said, it's an ecosystem in itself. You have the foundation laid very strongly through innovation, enablement, incubation centers, and talent management. You have the thought and the reach for acquisitions and partnerships. Even for aerospace and defense, Tata has a lot of partnerships, with Boeing and Lockheed Martin. So you have all this thing coming in. Right. So one point you mentioned ki the might of the groups help them to venture into new businesses. So might in what sense? Capital sense, expertise, or what kind of expertise are we talking about here? I think everything comes, everything comes in together. It's like a Lollapalooza effect, I would say, because ek visionary leadership, it emanates from visionary leadership, saying, let's say a Tatas would think, we would want to improve the, quality of life of the community.
or let's say a Reliance would say, I would want to reach out to the maximum number of people, or let's say another group would say, we would want to have the world class, best in class infrastructure for our country, or some other group like Aditya Birla would say, we would want to scale up and have a great geographical expansion for our cement business and scale up very fast. So, that's the visionary leadership which comes in. On their journey, they have achieved strategic diversification, and they have revenue streams which are coming in from multiple businesses. Correct. And they're de-risking themselves. So that's there. They have the might of being able to have the expertise is already there, the experience is there. Capital, access to capital, it's the cost of borrowing, of course, for these business groups is lower for what they are. And they have access through banks, through financial institutions domestically. They can raise through overseas markets also. So access to capital is very much there. And the financial finesse in managing their own balance sheets, and that is why raising further capitals. Plus, many of their lending also happens project-wise. So, specific projects are lent monies. So, from that perspective, capital accessibility to capital, expertise, experience, diversification, cross-business synergies, cross-segment synergies, and all those assistance comes into play. So, everything comes together. Correct. For these So, groups. ma'am, just say for example, if a very big business group जी. wants to raise some funds, तो उनको जो बैंक रेट कोट करता है versus if I go and ask bank कि I want to start so and so business, which is very similar, but the quote that I'll get वो बहुत different होगा compared to what they get. So what is the prime reason for this? Because of all this, because they have the history before them in terms of you have the history of how they have managed their balance sheets, उन्होंने कैसे पूरा balance sheets and financial finesse कहाँ लाया है. राइट. एंड इन जनरल जब भी हम कोई कॉन्ग्लोमरेट की बात करते हैं, कोई बिजनेस ग्रुप की बात करते हैं, तो कितनी कंपनीज वो ग्रुप रन करनी चाहिए तब हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ कॉन्ग्लोमरेट है या फिर. So, very fair question, and very important question for anyone to understand. So, conglomerate की एक definition है, but यहाँ जो एम्फी ने भी अभी रिलीज़ करी थी, एंड हम BSE मेथोलॉजी की अगर बात करें तो दो चीज़ें हैं. वन इज़ कोई भी बिजनेस ग्रुप को बिजनेस ग्रुप कहलाने के लिए मिनिमम 2 लिस्टेड कंपनीज होना चाहिए. एंड BSE ने एक और चीज़ की है, फॉर द company to be called as the group company is that उन्होंने सारे 500 स्टॉक्स को लिस्ट किया, और वो उन स्टॉक्स में कौन सी कंपनीज की कौन सी कंपनीज की होल्डिंग्स हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रमोटर. ओके. Percentage aside, not a financial investor, a promoter. And that's the detailed analysis which was done by the index index constructor. And then this list of companies under each business group was formed, and then the methodology applied. So जो एक pre-work है जहाँ पे हर एक each of the 500 companies की जो cross holdings देखी गई हैं, and which companies or which individuals or which companies rather, Right. more so here, are in the capacity of a promoter, that has been identified. Okay. And then they have been put under each business group, and then the methodology starts. Correct. So I think that's a And very ma'am, important point. अपार्ट फ्रॉम दिस कोई और ऐसे क्राइटेरिया, कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने देखे हो while you were creating the fund or while you were creating the index? सो हमने काफ़ी सारे वेरिएशंस किए थे, बट वी थॉट बैक टेस्टिंग पे भी कि ये टॉप 30 कंपनीज, टॉप 7 ग्रुप्स वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज अब जब आप कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट लगा देते हैं एज अ कैप, वो अमाउंट मार्केट कैप का एक अमाउंट अगर आप स्टॉक लेवल पे या ग्रुप लेवल पे कम लगा देंगे तो इट माइट नॉट बी रेलिवेंट गोइंग फोर्थ. 1,50,000 crores or a 20,000, 50,000 crore market cap of a company might not be relevant in some time, because we are growing. So हमने we said top 7 and top 30 companies, that top 7 business groups and top 30. So we said that will work better. And then when as I spoke about the financial inclusion, so हमें लगा कि ये इस form में this index works out better, because it gives you exposure to the other segments where ये सारे business groups काफ़ी काम कर रहे हैं.
हमने टॉप 30 सो नंबर ऑफ स्टॉक्स का भी अगर हम रूल हटा देते तो बहुत सारी कंपनीज, थोड़ी और कंपनीज कुछ आ रही हैं, बट उनके एलोकेशंस बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो मीनिंगफुल नहीं लगे. सो टॉप 30 वर्क बेटर फॉर अस. आई थिंक, एंड एज आई सेड, बिलो 7 अगर हम जाते तो सम स्मॉलर ग्रुप्स भी आ रहे थे, और भी ग्रुप्स आ रहे थे, बट उनमें हमें डाइवर्सिफिकेशन वाला चीज़ नहीं दिख रही थी जो हमें लगा इसका कोर है. राइट. और मैम ये फंड को आप कैसे बोलोगे, इज इट अ लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड या फिर एक स्मॉल कैप फंड है? इसमें अगर अभी करंटली लेटेस्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से हम देखेंगे विच इज़ अक्टूबर एंड, तो 96% लार्ज कैप एलोकेशन आ रहा है. ऑफकोर्स दैट वाज नॉट द थॉट. द थॉट वाज कि हम लार्ज बिजनेस ग्रुप Correct. बीहेमॉथ्स को लें, एंड बट इसका एलोकेशन अभी 96% आ रहा है. सो इट्स अ लार्ज कैप फंड. बिकॉज जनरली जब हम कोई थीम बेस्ड फंड देखते हैं तो जी. हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो में उसका एलोकेशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए हम्म. क्योंकि थीम बेस्ड है. सो व्हेन सच काइंड ऑफ फंड्स गेट्स लॉन्च, तो इन दैट केस अगर मेरा पूरा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ तो आपके हिसाब से व्हाट काइंड ऑफ एलोकेशन एनी रिटेल इन्वेस्टर कैन लुक इनटू दिस? Yes. Before that, I would also like to give a little perspective of the comparison with, let's say, a Nifty 50. So this fund has, this index has, of course, 96% large cap, वो तो हमने बात की ही, but common है कुछ 30% with Nifty. with Nifty 50. Okay. 28 to 30%, तो 28 to 32% का range हम ले सकते हैं. And इसकी current valuation is in line with 12 months trailing P is in line with Nifty 50. Okay. So common 30% ही है. Of course, financial services would have made a difference. So and valuation is in line. Correct. So you are also, अगर आप ये दे रहे हैं तो broad market indices के साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं, इन बिकॉज ये डाइवर्सिफाइड है, 19 बेसिक इंडस्ट्रीज है, बट ये जोड़ने के बावजूद भी आप उनको एक यूनिक पोर्टफोलियो दे रहे हैं, और वैल्यूएशन करंटली आप नहीं, और आप लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो. तो एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए भी ये पोर्टफोलियो उतना ही महत्व रखेगा, उतना ही रोल प्ले करेगा जितना कि कोई एक क्लोज टू एक दूसरा ब्रॉड मार्केट इंडाइस. पूरा नोशन ये है कि जो बड़े हाउसेज है वो और बड़े बनते जाएंगे यहाँ से, गिवन उनका जो सेट ऑफ बिजनेस है या फिर जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं वो लोग स्प्रेड करते जाएंगे, और ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन एज एन इन्वेस्टर मुझे भी मिलता जाएगा, गिवन दैट दे आर डाइवर्सिफाइंग देमसेल्व्स. बिल्कुल. एंड ये है इंडेक्स, बट आप देखेंगे जैसे सेंसेक्स ऑफ 30 years ago एंड सेंसेक्स नाउ, हाउ मेनी कंपनीज आर कॉमन? हार्डली 5 or 6. सिमिलरली जो इसका कॉम्पोजिशन है, वो जैसे बिजनेस ग्रुप्स नेविगेट करेंगे, इंडिया के टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स जिस तरह से नेविगेट करेंगे, वो उस तरफ वो उसका कैप्चर करता जाएगा और उसका कलर ऑब्वियसली लेता जाएगा. तो सो दिस इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स हमेशा टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता जाएगा एज इट गोज अलॉन्ग. तो क्या होता है, कभी कभी आप एवरी 6 month के चेंजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, बट अगर आप 5 years ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years या 10 years देखें तो वो चेंजेस काफ़ी स्टार्क दिखेंगे, इन लाइन विद जो इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एक चीज़ और है, जैसे if somebody is wanting to look at companies, or let's say if one invests in companies which are around for 20 years, 10 years, 20 years, right, and the person and the investor stays invested in that company, so amount of wealth creation that can happen. So this fund is one avenue. एक ये avenue है जहाँ पे आप उसको बहुत ही लॉन्ग टर्म लेंस से बहुत ही तसल्ली से देख सकते हैं उस एवेन्यू को, बिकॉज टॉप 7 बिजनेस ग्रुप्स ऑफ इंडिया बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड अपने आप ही ये टॉप 7 ग्रुप्स लेता रहेगा. एंड टुडे इफ आई वांट टू क्रिएट वेल्थ, दीज कंपनीज would be around for the next 20 years. I want to stay invested. Right. That's my wealth creation, and I can depend on them. Because if India has to grow, automatically the top 7 business groups has to contribute a good chunk. Yes. So automatically, if I want to make some part of it, so this is one of the very good ways. Thank you so much, ma'am. I think with this हमको बहुत एक अच्छा idea मिल गया in terms of what the 7 business groups, the largest 7 business groups of the country looks like, and at the very same time, the fund that we have made, the index that is there, उसमें किस तरह का कॉम्पोजिशन है, किस तरह का क्या प्रोसेस होगा रीबैलेंसिंग के लिए, ऑल दोज थिंग्स वी हैव लर्न, एंड दिस माइट एज वेल टर्न आउट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल द
रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज इस तरह के प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, Sure. एंड दिस कैन बिकम अ वेरी गुड product for them to capture the growth story of India. Yes, yes, absolutely. This is an industry first, and it's as good for a new investor as well. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें।